जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। I hope you are doing well at home and studying online. आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। जो थेराप्यूटिक्स वन है दैट इज़ अ बिट थ्योरेटिकल टाइप ऑफ सब्जेक्ट। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं। अपना बैकग्राउंड नॉलेज अगर आपके पास है तो यू कैन परफॉर्म वेल इन दिस
कोर्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज द स्ट्रेचिंग फॉर इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मार्क पीडीएफ जो है ये मैं आपसे के साथ शेयर कर दूंगा बाद में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोबिलिटी को डिक्रीज करते हैं या मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मेनली अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आपको कहा जाए तो हाइपोमोबिलिटी किन स्ट्रक्चर्स की, किन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से हो सकती है। सबसे पहले उसमें आपके लिगामेंट्स आ जाएंगे, आपका कैप्सूल आ जाएगा, कैप्सूल इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिगामेंट। फिर आपके सॉफ्ट टिश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी जो मोबिलिटी है इसको डिक्रीज करते हैं और इसको आप हाइपोमोबिलिटी इन मेडिकल टर्म्स इसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज द हाइपोमोबिलिटी। सॉफ्ट टिश्यूज की शॉर्टनिंग की वजह से। और सॉफ्ट टिश्यूज में आपके टेंडन्स आ जाएंगे, आपके लिगामेंट्स आ जाएंगे, आपके मसल्स आ जाएंगे, बर्साज वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। यार ये बैकग्राउंड नॉइज आपको खत्म कर दें आप सारे। मैं आपको कर रहा यार मैसी क्या है यार, व्हाट द फक इज दिस? वैसे चेयर कितने का होगा ये? मैं जी सर। यार म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, आप कहीं जी खड़े सर, हैं। हाँ। सॉरी सर। अच्छा जी, ये जी है कि स्ट्रेचिंग आपने इस केसेस में करवानी है कि जहाँ पे हाइपोमोबिलिटी है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शॉर्ट एंड हो गए हैं। और वो किस वजह से हाइपोमोबिलिटी हो सकती है, अब आप इसकी तरफ आए। नंबर फर्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन हो सकती है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, और पोस्चरल मेल अलाइनमेंट हो सकती है। अब आप स्कोलियोटिक पोस्चर में बैठे हो या आपका सिटिंग पोस्चर खराब है तो उसमें आपकी मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाएगी। या आपके मसल वीक हैं तो उसमें आपके मसल वीक होने की वजह से मसल जो है वो शॉर्टेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। या कोई ट्रॉमा हो गया टिश्यूज को, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और पेन हो गई है, या कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज हैं, तो इन सारे केसेस में, इन 6 केसेस में हाइपोमोबिलिटी हो सकती है एंड द ट्रीटमेंट वुड बी अ स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको आपने पढ़ना है, तो इनको बाकी चीज़ें आप खुद से थोड़ी पढ़ लिया करेंगे। मैं कीवर्ड्स आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशंस और आपको आनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी और जो दूसरी टर्म्स हैं उसका क्या मतलब है। Flexibility is the ability to rotate a single joint or series of joints smoothly and easily through a unrestricted pain-free range of motion। ठीक है, तो आप जिस चीज को कहते हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इट मींस कि वो पूरी की पूरी रेंज ऑफ मोशन को अचीव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है डायनेमिक एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर तो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो रही है थ्रू एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, then it will be called as the dynamic flexibility. Dynamic means it has some sort of energy in it। ठीक है, और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि मोबाइल है, जॉइंट फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो पैसिवली है, मरीज एक्टिवली उसको नहीं कर रहा। कोई पैरालाइज्ड मरीज है,
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी है, लेकिन वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये थोड़े अब इधर डायनामिक की वजह से ये वर्ड, ये देखो इसको उसने एक्टिव भी आप सिनोनिम इसमें यूज कर सकते हैं। हाइपोमोबिलिटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंट्रैक्चर क्या होता है? कंट्रैक्चर का दैट इज द अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल टेंडन यूनिट, ठीक है, and other soft tissues that cross the or surround a joint. For example, ये मैं अब कैमरा अपना ऑन कर रहा हूँ एंड आई एम स्टॉप शेयरिंग द पीडीएफ और बुक। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप कॉन्ट्रैक्चर आप मुझे दिखाएं बना के, एल्बो का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बना के दिखाएं, तो एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर मींस कि जो आपके एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। और एल्बो के फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं? ब्रेकियलिस है एंड नंबर सेकंड इज द बाइसेप्स, ठीक है। एंड एल्बो कॉन्ट्रैक्चर विल बी लाइक दिस। मरीज की एल्बो जो है वो इस तरह फिक्स हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। और अगर इसको आप ऐसे कर दो बिल्कुल सीधा, तो दैट विल बी द एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर। रिस्ट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा इस तरह करके, फ्लेक्शन में रिस्ट अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाएगी, रिस्ट फ्लेक्चर की एक्सटेंशन ऐसे हो जाएगा। तो these are the all types of different contractures and types of contractures. तो इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई एम कमिंग बैक। तो ये आपकी डेफिनेशन थी इसकी अपना कंट्रैक्चर की। अब डेजिग्नेशन ऑफ कंट्रैक्चर बाय लोकेशन, कंट्रैक्चर को आप फर्दर आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर ये क्या है कि ये मस्कुलो टेंडनस यूनिट में अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो गई है, इसको आप कहोगे कि दैट इज मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर। जैसे मैंने आपको एल्बो कंट्रैक्चर की एग्जांपल दी है, स्यूडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि इसमें हाइपरटोनिसिटी की वजह से स्पेस्टिसिटी या रिजिडिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक मसल पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें स्यूडोमायोस्टैटिक में जो है वो हाइपरटोनिसिटी हो जाती है। ये एंड में मैं इसको रिवाइज भी करूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना अगर किसी को समझ नहीं आएगी। आई विल रिवाइज इन द एंड। मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर क्या है कि इसमें मस्कुलो टेंडनस यूनिट में शॉर्टनिंग हो गई है, एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो गई है, कोई मसल की पैथोलॉजी नहीं है। और दूसरा है स्यूडोमायोस्टैटिक, जिसमें स्पेस्टिसिटी या रिजिडिटी हो गई है, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, और आर्थ्रोजेनिक या पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर का मतलब है कि इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी की वजह से जो है वो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और उसकी वजह से आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। आर्थ्रो मीन जॉइंट, ठीक है, मायो मीन मसल। ठीक है, कोई लिगामेंट है, कोई कैप्सूल है जो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर बन गया। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने ऊपर, अगर आप इसको देख रहे हो। फॉर एग्जांपल एल्बो की आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, मैंने आपको एल्बो की एग्जांपल दी है मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर की, सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर की। अगर आप शोल्डर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, और शोल्डर की एग्जांपल में ये जो आपने थर्ड फॉर्म पढ़ी है कि पेरी आर्टिकुलर अपना कॉन्ट्रैक्चर या आर्थ्रोजेनिक है, तो आपका शोल्डर इसी तरह इमोबिलाइज रहा है, आप फ्रैक्चर हो गया था क्लेविकल का, आपका शोल्डर स्लिंग में रहा है। अब शोल्डर में यूं मूवमेंट, एबडक्शन, एडक्शन की, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन की नहीं हो रही, बल्कि इसी तरह है। अब आपके सराउंडिंग मसल्स ठीक है, बट ड्यू टू द फैक्ट कि आपका शोल्डर इमोबिलाइज रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्चर बनेगा उसको आप कहोगे कि दैट इज पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर, या उसका जो दूसरा नाम है, या उसको आप ये भी कह सकते हैं दैट इज आर्थ्रोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, अब सबसे सीवियर फॉर्म क्या है? ये सारी की सारी रिवर्सेबल फॉर्म्स थी कि मसल में, और ये माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर जा रही हैं। समझ आई? मायोस्टैटिक सबसे माइल्ड था, जिसको आप कह सकते हैं गर्दन में बल पड़ जाना। स्यूडोमायोस्टैटिक क्या था कि स्ट्रोक के मरीज में हो जाता है स्यूडोमायोस्टैटिक। ठीक है, और इससे भी सीवियर फॉर्म क्या थी कि लिगामेंट ही टाइट हो गया। और फिर इससे भी सीवियर फॉर्म है फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर या इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। तो ये जो फाइब्रोसिस हो जाता है, अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है या पैथोलॉजी पढ़ी है, तो कॉन्टिन्यूसली एक स्टेट में जब जॉइंट रहेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्चर इतना सीवियर हो जाएगा कि उसमें कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसको तोड़ने के लिए, उसको नॉर्मल लाने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो दिस फोर्थ फॉर्म इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। तो इन चारों फॉर्म्स में आपको स्ट्रेचिंग करवानी पड़ेगी। और दूसरा था कि चूंकि आपका कंटेंट काफी ज्यादा है बुक का, तो ये आप इसको स्किप कर दिया करना, जो टेबल्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये टेबल आप स्किप कर देना। अब स्ट्रेचिंग की आप टाइप्स देख लें कि स्ट्रेचिंग की टाइप्स क्या हैं और सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है। अब आपका, मैं फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, आप दोबारा यू स्टॉप शेयर। अब आप देखो, आप रात को सोए थे, गलती से आप सोफे पे सो गए, यू आर वाचिंग द मूवी, और आपकी गर्दन ऐसे थी या आपने तकिया ऊंचा लिया हुआ था, आपकी गर्दन में बल पड़ गया। अब सुबह आप थेरेपिस्ट के पास गए, उसने आपका मसल डायग्नोज किया कि ये वाला मसल आपका मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर में है, और वो मसल है आपका गर्दन का बल जिस कंडीशन में पड़ता है, तो वो मसल यूजुअली आपका होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड हो सकता है, या ये जो नेक का एक डीप मसल है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस टाइम,
नेक के डीप मसल्स कौन कौन से हैं जी? जी अनम, लेटरल साइड पे जो नेक के डीप मसल है, लिवेटर स्केपुलाई है एक, ठीक है, लिवेटर स्केपुलाई है, और एक एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर होती हैं, उनका क्या नाम है? स्केलिनाई। देखा, आप लोगों को नहीं आया, मुझे आ गया। स्केलिनाई मसल्स, लिवेटर स्केपुलाई, स्केलिनाई मसल्स एंड योर अपना ये जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड है, इसमें आपके मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर बन गया और आप ऐसे करके इस नमाज में सलाम फेरते हो या ऐसे देखते हो तो आपको दर्द होती है, तो दैट पेन विल बी रिड्यूस्ड बाय द सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग। अब आपको उस स्पेसिफिक मसल तक जाना है और उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे आपको स्ट्रेच करना है, और उस स्ट्रेचिंग से, होल्डर रिलैक्स से, डिफरेंट टेक्निक से आप उस कॉन्ट्रैक्चर को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। तो दैट इज द की कॉन्सेप्ट हियर इन द स्ट्रेचिंग चैप्टर यू आर स्टडीइंग। नाउ वी अगेन गो बैक टू द पीडीएफ। तो सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आपने पार्टिकुलर मसल पे जाना है। अब ये नहीं है कि आपका स्केलिनाई मसल शॉर्ट है या स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड शॉर्ट है तो आप तुक्का लगा रहे हो और आप ट्रेपीजियस को स्ट्रेच करी जाओगे तो वो मरीज कभी भी आपका ठीक नहीं होगा। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको ओवर स्ट्रेचिंग का भी पता होना चाहिए। ओवर स्ट्रेचिंग अब आपने देखनी है कि मसल को आपने एक लिमिट पे रखना है। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, मसल इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की एक इलास्टिक लिमिट है कि इलास्टिक लिमिट स्प्रिंग की क्या है कि आप ये देखो कि मसल भी, उसकी जो फंक्शनल एक्सकर्शन है वो इतनी है और एक स्प्रिंग है उसकी भी इतनी है, ठीक है। तो इतना अगर शॉर्ट हुआ था तो इतने से अगर आप इतना ले जाओगे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और वो दोबारा वापस अपनी रेंज में मूव करेगा टू एंड फ्रो, जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करते हैं। एंटागोनिस्ट स्ट्रेच कर रहा होता है और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। एक तरफ से कॉन्ट्रैक्शन है तो एक तरफ से स्ट्रेचिंग है। अब आपने मसल की भी इलास्टिक लिमिट पे रहना है और स्प्रिंग की भी इलास्टिक लिमिट में रहना है। अब ये नहीं कि मसल की इलास्टिक लिमिट ये है तो आपने अब स्ट्रेचिंग पढ़ी है स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड की, तो आप यहाँ से आप यहाँ चले जाओ, तो आप मसल को ट्रॉमा इंड्यूस कर दोगे, पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे और काउंटर प्रोडक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मसल की नॉर्मल लेंथ कितनी है? किसी बुक में तो नहीं लिखा हुआ कि इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 15 सेंटीमीटर है। आपने ऑपोजिट जो नॉर्मल मसल है उससे चेक करना है, या आपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से एक जज करना है इस चीज को कि इस मसल की लेंथ कितनी है। मसल की लेंथ चेक करके नॉर्मल साइड पे फिर आपने अपने अंदाजे से एब नॉर्मल साइड पे उस लिमिट के अंदर अंदर रह के उसको स्ट्रेच करना है। दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग ऑफ दैट मसल। और ओवर स्ट्रेचिंग और हाइपर मोबिलिटी को आपने अवॉइड करना है। इट विल लीड टू द इनस्टेबिलिटी। अब स्ट्रेचिंग की टाइप्स हैं जी। आपने स्ट्रेचिंग इंक्रीज करनी है, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो उसकी चंद टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर फर्स्ट इज द मैनुअल और मैकेनिकल, या इसको आप पैसिव या असिस्टेड भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ खुद से पढ़ लेना, आप ये चीजें मेरे पे समझ लो कि मैं कैसे इनको परफॉर्म कर रहा हूँ। मैनुअल है, मैकेनिकल है, तो और या पैसिव। मैनुअल एक ही वर्ड है, मैनुअल, मैकेनिकल या पैसिव। तो नीचे लैब्स में जो मशीन है वो पैसिव कर रही है, मैनुअल आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है, और मैनुअल को आप पैसिव भी कह सकते हो क्योंकि एक सेकंड पर्सन वो स्ट्रेचिंग करवा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस हैंड इज ऑफ अ थेरेपिस्ट एंड आई एम द पेशेंट। नाउ आई एम I am stretching my scapular muscles, rhomboids for example. ये therapist, this is the therapist hand and this is the patient. Now slowly I am going towards this. Now I am stretching my rhomboids muscles, ठीक है। तो this will be called as the manual stretching.
although I am doing the self stretching, but for example, I am the patient and I am the therapist. So this is the therapist hand and this is the patient hand. तो ये आप इसको देखोगे तो this would be the manual stretching of my rhomboids. इसी को अगर आप मैकेनिकल करोगे, you attach some sort of device here and here. देयर इज अ मशीन जो इधर फिक्स कर देगी आपको और इधर फिक्स कर देगी. ये आपका एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ था. मशीन में आप एंटर करोगे, जो डिजिटल सॉफ्टवेयर में एंटर करोगे एंगल कि इस टाइम इसका एंगल 60 डिग्रीज है एंड यू वांट टू इंक्रीज द 10 डिग्रीज, तो उस पर आप 10 डिग्रीज करोगे तो वो मैकेनिकल यू ऐसे ऐसे आहिस्ता 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 विद इन पेन फ्री रेंज वो आ जाएगी. और इसमें स्विच मरीज के पास होता है. जहाँ ही मरीज को दर्द होती है या उसकी लिमिट क्रॉस करती है, वो स्विच दबा के मशीन को स्टॉप कर सकता है. तो दैट इज द मैकेनिकल और मैनुअल स्ट्रेचिंग. और दूसरी टाइप है, ये भी हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, देन आई विल demonstrate it in a practical way. Self stretching very simple. जो मैंने अभी आपको रोम्बाइड्स की किया उसमें आप समझोगे दोनों हाथ पेशेंट के हैं और पेशेंट ने खुद से इसको सीखा है. तो दैट इज द सेल्फ स्ट्रेचिंग. अच्छा जी, तीसरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक्स. नाउ दिस इज द की. अब देखो, इसको आप पीएनएफ पैटर्न भी कहते हो. एक स्ट्रेचिंग थी इम्पेयर्ड मोबिलिटी की, अब एक स्ट्रेचिंग पीएनएफ है. पीएनएफ मीन कि आपने फंक्शनल पैटर्न में स्ट्रेच करना है और आपने सिंगल मसल को नहीं स्ट्रेच करना, आपने मल्टीपल मसल्स को एट ए टाइम एक स्मूथ पैटर्न में आपने करना है. फॉर एग्जांपल, आप ये देखो कि आप कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी करते हो, मैं आपको बताता हूं कि यू आर डूइंग इट इन अ रेगुलर पैटर्न, in a smooth pattern and in a diagonal pattern. For example, this is a water bottle. Now I am drinking water like this. You tell me that there is no refined movement at any of my joints. There is always a combination of movements taking place at all joints, and that combination of movement that my brain appreciates that combination. That is called the diagonal patterns. Now these diagonal pattern is a word that we use in medical books. इसको आप diagonal pattern को आप ये भी कह सकते हो कि that is the functional pattern. Now this was a functional activity. I am drinking from the bottle. This is a functional activity and I am doing it in a diagonal way or in a functional way. Now I want to stretch my joint in a functional way, so I will go like this. Right? This would be called as the diagonal pattern stretching. I will not do this कि पहले मैं इसको करूं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इस तरह तो मैं पानी नहीं पी रहा, फिर मैं एल्बो को करूं, फिर मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे करूं. अब ये तीनों जॉइंट मेरे मोबाइल हैं, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, ये तीनों जॉइंट मेरे मोबाइल हैं, बट आई एम नॉट स्टिल एबल टू ड्रिंक द वाटर. व्हाई? बिकॉज माय ब्रेन स्टिल हैज नॉट re-educated itself to the diagonal pattern or the functional pattern. Now, to gain that functional pattern or diagonal pattern, I have to apply the functional pattern techniques, या इनको आप PNF techniques भी कहते हैं या proprioceptive neuromuscular techniques भी कहते हैं, जो कि आप फर्दर इसमें अपनी बुक में पढ़ेंगे. तो इस पे अब हम दोबारा चले जाते हैं बुक पे. और तीसरी जी मसल एनर्जी टेक्निक्स हैं. ये भी न्यू कॉन्सेप्ट है मसल एनर्जी टेक्निक्स का. ये क्या है मसल एनर्जी टेक्निक का? ये भी है जी. और फिर है जी जॉइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन. ये आपको वैसे ही पता है और मैं आपको सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी बता देता हूँ और मसल एनर्जी टेक्निक्स भी बता देता हूँ. ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मसल एनर्जी टेक्निक्स क्या होती है.
again this technique is a bit new and difficult to understand. ठीक है, मसल एनर्जी टेक्निक, एज द नेम इंडिकेट्स, आपने मसल को एनर्जाइज किया होता है टू द फुल कॉन्ट्रैक्शन, नाउ यू वांट टू स्ट्रेच दैट मसल आल्सो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थेरेपिस्ट खड़ा था आपके साथ और आप थेरेपिस्ट के जरिए मसल एनर्जी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग और यू आर डूइंग द मसल एनर्जी टेक्निक। अब ये देखो, अब आपने एक्सटेंशन को इम्प्रूव करना है, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, अब आपने एक्सटेंशन को गेन करना है। ठीक है, अब आप मरीज को आपने ये जो आपने रेंज गेन कर लिया ना, इतनी रेंज आपने गेन किया हुआ है। ठीक है, अब आपने मरीज को कहना है कि भाई इसको आप बाहर की तरफ जोर लगाएं, तो मरीज जब इसको बाहर की तरफ कराएगा, तो जब आपने कहना है ना कि भाई आप छोड़ दें, अब आप ढीला छोड़ दें, जोर लगाएं और ढीला छोड़ दें, तो जब आपने मरीज को कहना ना कि ढीला छोड़ दें, इस तरह करके जब ढीला छोड़ेगा तो वो दूसरे हाथ से आपने उसको पुश करना है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एट द मसल एनर्जी टेक्निक, क्योंकि मसल आपका एनर्जाइज है, एल्बो फ्लेक्सर, एंड यू वांट टू स्ट्रेच दैट मसल। आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो आपने मसल को रिलैक्स किया, एंटागोनिस्ट ऑटोमेटिकली ब्रेन से रिलैक्स होता है, तो एडिशनली आपने टेक्निक लगाई और आपने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, तो दिस इज कॉल्ड द मसल एनर्जी टेक्निक। ये थोड़ी सी मुश्किल है, अब तक के लेक्चर में मैं आप लोगों को चीज़ें बताई जाता हूँ कि यार ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, तो अब तक के लेक्चर में जो सबसे मुश्किल चीज़ मैंने आपको बताई है दैट इज़ द मसल एनर्जी टेक्निक्स। जॉइंट मोबिलाइजेशंस का आपको पहले ही पता है क्या होता है, तो आई विल नॉट रिपीट द जॉइंट मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ ना। You want to increase the flexibility of my pectoral muscles, you will just simply apply the deep friction here. You can apply the Voltaren gel and you can just simply rotate it in this way. Now this is a soft tissue technique. You are going into the soft tissue very gently in circular motion, anti-clockwise, clockwise, upper, downward, right, left. This is the soft tissue techniques, or this is called the soft tissue mobilization. And what is the joint mobilization? कि आपने joint को ही पकड़ा और आप उसको mobilize कर रहे हो। ठीक है, now we come towards the another topic, that is the indications, contraindications, and potential outcomes of stretching exercise. So stretching is not just a exercise, it is if done by a therapist, it is a technique. If done by the patient himself, it is a kind of exercise. ठीक है, तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये आप पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो इसमें आई वुड जस्ट रिकमेंड यू टू स्टडी द टेबल, आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आई विल जस्ट हाईलाइट इट। ठीक है, तो यू जस्ट स्टडी द टेबल के इंडिकेशन क्या है, वही मैंने बार बार जो आप लोगों को बता रहा हूँ, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको वन बाय वन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। बोनी ब्लॉक हो गया, बोनी ब्लॉक मीन कि आपको जो फील आ रही है वो टक की फील आ रही है, आप रेंज ऑफ मोशन के एंड में जा रहे हो, स्प्रिंग की बजाय आपको जो फील आ रही है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील के दो बोनी सर्फेसिस आपस में टकरा रही हैं। तो जब आपको बोनी सर्फेसिस की फील आएगी बोनी ब्लॉक की, ये मैं वीडियो में डाल दूंगा बोनी ब्लॉक क्या होता है, उसका नुकसान ये होगा कि वो फिर आप फ्रैक्चर की तरफ चले जाओगे। अगर फ्रैक्चर है तो फिर भी आप स्ट्रेचिंग नहीं कराओगे। अब ये अब वाइवे का क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर में क्यों नहीं स्ट्रेचिंग करवाते। वाइवे में ये पूछा जाता है कि फ्रैक्चर में स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करवाते, उसकी वजह ये होती है कि फ्रैक्चर साइट्स पे आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं और ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, वो पड़े होते हैं फ्रैक्चर साइट पे और समटाइम्स टिश्यूज में भी चले जाते हैं।
जब आप स्ट्रेचिंग कराते हो तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और जो बोन जिसने बनना होता है फ्रैक्चर साइड पे इन साइड द बोन, समटाइम्स वो बोन मसल के अंदर ही बनना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आप फ्रैक्चर साइड पे स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं कराते। अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी नहीं कराते। पेन ही बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी नहीं कराते। हर्निएशन बहुत ज़्यादा है उसमें भी नहीं कराते। जॉइंट पहले से ही बड़ा हाइपर मोबाइल है उसमें भी नहीं करवाओगे। अगर कोई शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू है तो जिसका कोई यूजफुल पर्पज है तो उसको आप स्ट्रेच नहीं करोगे, क्योंकि उसको स्ट्रेच करोगे तो वो जो उसका यूजफुल पर्पज है वो उसका नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आप इसको आपको इसकी एग्जाम्पल एट द एंड देता हूँ। शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू enables a patient with paralysis or severe muscle weakness to perform specific functional skills other। अब ये दोनों एक ही चीज है जी, दोनों। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल है। एक मरीज हमारे पास आई तो उसको था जी स्कोलियोसिस। तो चूंकि हम स्कोलियोसिस बहुत पढ़ते थे कि ये लैटरल कर्वेचर है स्पाइन का, तो ये सी शेप है होता है, तो ये एस शेप होता है। मैंने जब उसको सारे के सारे को एनालाइज किया और उसका पोस्चरल वैल्यूएशन किया कि इस तरह करके था, now what I started to do that I started to correct that scoliosis that was functional, यानी कि सॉफ्ट था अभी उसका स्पाइन। बट व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 or 3 days कि उसका जो पेन लेवल था दैट jumped from 3 to 4 to 7। She complained of unbearable pain because of that stretching. Now the stretching was contraindicated on that lady. Why? Because उसका स्कोलियोसिस वैसे रह रहा है कि उसके जो पोस्चर था उसको सपोर्ट कर रहा था रॉन्ग पोस्चर को, और उसको फंक्शनल उसने रखा हुआ था। although she had a scoliosis, but even with that scoliosis she was able to do all his works। नाउ द जो सर्जन है उसने सिर्फ इसलिए भेजा था कि थोड़ी बहुत इसकी अवेयरनेस करें कि जो एक्सरसाइज इसके लिए पेन फ्री है वो इसको सिखा दें हम, ताकि इसका स्कोलियोसिस फर्दर ना जाए। अब उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो शॉर्टनिंग हुई हुई थी स्कोलियोसिस की वजह से, द स्ट्रेचिंग वाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दैट इज द सिंपल रूल कि आपने मरीज की पेन को नहीं बढ़ाना, और हर स्कोलियोसिस को आप ठीक करने बैठोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो यू कैन सी के इफ यू एनालाइज कि हाउ मच आई प्रैक्टिस क्लिनिकली, तो आप देख लो कि आई यूज टू ट्रीट 25 to 30 or 35 पेशेंट्स डेली, एंड दैट रूटीन वाज फॉर 5 to 8 years। नाउ मुझे नहीं पता था कि आज सैटरडे है या आज संडे है या आज ईद है। आई यूज टू बी इन माई क्लिनिक इन माई हॉस्पिटल। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 365 से कितने डेज हैं और कितने मरीज मैंने देखे होंगे। एंड जस्ट फॉर योर इंस्पायरेशन, नॉट कि मैं कोई बड़ा आलम बना हुआ हूँ, कि आई मोस्ट ऑफ द पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह गॉट वेल। ठीक है, बिकॉज आई यूज टू रीड फ्रॉम द बुक आल्सो। ठीक है, तो दैट वाज द प्रैक्टिकल point that I told you, and that point is also written in your book कि sometime that short and soft tissue जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन स्ट्रेचिंग्स की ये आप इसमें से पढ़ लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज को आप छोड़ दें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी है। आई डू नॉट वांट यू टू रिपीट हियर। इलास्टिक लिमिट का मैंने आपको बता दिया है, इसको आप एक दफा कर लेना, इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक रेंज। ठीक है, ये दो चीजें आपके लिए काफी हैं, और इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें आपको पहले ही पता है। अब इसमें से अब आपको मैं सार्कोमियर का स्ट्रक्चर या मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिश्यूज, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। तो लेट्स सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ये सारी गोल्जी टेंडन ऑर्गन और ये सारी चीजें आपको पता है। ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसमें क्या है कि स्ट्रेचिंग करवाने के लिए आपने किन किन चीज़ों का इंतखाब करना है। अब आपने किसी बंदे को हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवानी है तो आप कुर्सी में बैठा के तो नहीं करवाओगे, आप सुपाइन लटा के कराओगे ना। तो पोजीशनिंग है, स्टेबलाइजेशन है, अब फिर आपने पेन फ्री रखना मरीज को, इंटेंसिटी है। यूजली 8 से 10 सेकंड का स्ट्रेच होता है, ठीक है, और आप 8-10 स्ट्रेच दे सकते हो। फ्रीक्वेंसी है और फिर मोड ऑफ स्ट्रेच है, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो इसमें से हम वो चीजें पढ़ेंगे। अब ये टेबल है, ये आप कर लेना और यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब इट। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इधर से नीचे से पढ़ लेना कि अलाइनमेंट एंड स्टेबलाइजेशन क्या है और ये क्या है, ठीक है। नाउ वी कम टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। अभी हमने आधे चैप्टर पे भी नहीं गए हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग ये देखो जी, स्टैटिक, साइक्लिक, बैलिस्टिक, पीएनएफ, मैनुअल, मैकेनिकल, सेल्फ, पैसिव, एक्टिव। इसमें से सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। बैलिस्टिक नहीं पढ़ाई, ठीक है, और साइक्लिक नहीं पढ़ाई, तो और स्टैटिक भी नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो मैं आपकी ईज के लिए इसमें लिख ही देता हूँ। स्टैटिक का मतलब है कि आपने एक मसल को स्ट्रेच किया है और आपने अडॉप्ट कर ली है वो पोजीशन फॉर सम टाइम। विद द हेल्प ऑफ, ये WTH है, विद द हेल्प ऑफ मशीन, ठीक है। ये आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग मशीन के साथ करोगे, ये आप अपने हाथ से नहीं कर सकते, ठीक है। साइक्लिक और इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग का मतलब है कि आपने बार बार एक स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करना है। ये आप कैसे करोगे, इसके लिए आप करेंगे CPM यूज करेंगे, ठीक है। ये कैसे यूज करनी है ये भी मैं अब आपको इसको बता देता हूँ। एंड नंबर थर्ड इज द बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। कि आप बैलिस्टिक स्ट्रेच का मतलब है कि आपने हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच देना है फॉर सम टाइम, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड आई नेवर परफॉर्म दिस इन माय क्लिनिकल लाइफ, क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी ने जो भी कुछ लिख दिया है वो कोई हरफ आखिर है या वो आपने करना ही करना है, ठीक है। तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग सिर्फ आप पढ़ने के हद तक तो कर सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ योर पेशेंट सेफ्टी ये आपके लिए बहुत मुश्किल होती है करनी। ये देखो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, that is very difficult to tolerate even for the patient। तो ये बैलिस्टिक बेसिकली आपको पता है मिसाइल की फॉर्म होती है, बैलिस्टिक मिसाइल। A rapid force intermittent stretch that is high velocity and high intensity stretch is commonly caused as ballistic stretching। तो इसको सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर लो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट इन योर क्लिनिकल लाइफ अनटिल और अनलेस यू हैव more than 10 years of experience, more than 10 years of experience, उसके बाद शायद आप इसको करने के काबिल हो। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये आप कभी करो, पढ़ लो इसको, क्योंकि अमेरिकन में और कैनेडियन कॉलेजेस ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपीज में जो इनिशियल रिक्रूटमेंट्स होती है ग्रेजुएट्स की, उनकी ये बाकायदा शर्त होती है कि 10 साल का आपके पास ऑर्थोपेडिक्स का तजर्बा होना चाहिए, फिर इस तरह की आप मूवमेंट्स करते हैं। इसके अलावा कनाडा में और अमेरिका में इस तरह की जो जिसमें रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है उसको उन्होंने स्किप भी कर देते हैं, बैन भी कर देते हैं बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग को। सो दिस इज अ वेरी हार्श वर्ड इवन फॉर पेशेंट, दैट इज अ बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, बट इट इज रिपोर्टेड इन द लिटरेचर
there will be a research on that, so you should know what is the ballistic stretching. तो ये टेबल छोड़ दो, इसमें से जो चीज है उसको आप करो। ये दिस इज अ सेल्फ स्ट्रेच जी। अपना अरीशा, ये क्या चीज स्ट्रेच हो रही है? कैन यू लिसन मी? यस अरीशा। अहमद आप बता दो यार, एमन आप बता दे, एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपका फीडबैक मैंने लिख लिया कि मैंने इन स्टूडेंट से पूछा था और ऑनलाइन क्लास में उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। सर ये डॉक्टर्स की हो रही है स्ट्रेचिंग। वेरी गुड, ठीक है जी। उमैस का पॉजिटिव लिख लिया गया है जी। ओके सर। हालांकि ये मैंने हाईलाइट भी किया कि ये डॉक्टर्स की है, फिर भी आपने इसको नहीं पढ़ा सिवाय उमैस के जी। इसको अब मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। ये आयमा आप बताओ इसकी कुछ एग्जांपल, ये किस चीज की स्ट्रेचिंग हो रही है लेफ्ट साइड पे? Your hamstrings की। वेरी गुड। और ये क्या है जी? ये स्टैटिक स्ट्रेच है, लो लोड मैकेनिकल स्ट्रेच, ठीक है। दैट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रेच के इधर ये थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ। नाउ व्हाट इज दिस? ये भी स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेच है, ठीक है। ये जो मैं आपकी मशीन की बात कर रहा था कि ये मशीन से होता है, इसमें से छोटी छोटी डेफिनेशंस को आपने पिक करना है। इतने लंबे चौड़े तो आते नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसके बाद आएगा जी लास्ट टॉपिक होगा आपका पीएनएफ। ये देखो, अब स्ट्रेचिंग आपने इस वजह से नहीं करानी कि स्ट्रेचिंग आपको आती है या मरीज को स्ट्रेचिंग का लुत्फ आता है या मजा आता है और वो रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेचिंग आपने मरीज को इसलिए करवानी है कि वो अपना जो फंक्शनल एक्टिविटीज है उसको कर सके। अब एक मरीज का शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल टाइट था, जिसकी वजह से आपने उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाई, एंड मोबिलाइजेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसने अपनी वो एक्सरसाइज की और उसके बाद वो अपना फंक्शन करने के काबिल हो गया। फिर यही मरीज ये जो है ये क्या कर रही है जी? ये फूलों का गुलदस्ता एक शेल्फ पे रख रही है आपने, ठीक है, और इधर कॉम्बिंग कर रही है, आपने उसकी स्ट्रेचिंग की। अब पीछे रह जाता है जी पीएनएफ। और लेट मी सी कि कितना आपका, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है आपका, इतना ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो हम इसको स्टॉप शेयर कर देते हैं। जो मेन थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिए है। बाकी सारा इसमें प्रैक्टिकल वर्क है, एंड दैट प्रैक्टिकल वर्क विल बी कैरिड आउट एज द कैंपस ओपन्स। Now I want to discuss a little more thing with you people कि एक तो जो है आपके जो सीआर है अहमद चौधरी, और दूसरा जिया जो भी आपने बनाई है, और जो टीचर असिस्टेंट है अनम अल्ताफ, और पूरी क्लास, ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट की डेट्स मुझे दे देनी है। एक क्विज आपका नेक्स्ट वीक होगा, आपका क्विज सबसे लेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो आपका क्विज होगा उसमें जो चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होंगी। जी CR and GR and
ये आप भी इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें काइंडली। तो ये जी आपका हो जाएगा 1 2 3। इसमें आपकी पीडीएफ भी होगी और पीपीटी भी होगी। तो कितने यूनिट कर लूं? 3 यूनिट कर लें कि 4 यूनिट कर लें? Sir, 3. चले मेरे ठीक है। 3 ही बने हैं। चले जी ठीक है, आपने 3 कह दिया तो आपकी बात मान ली जाएगी। तो रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेचिंग का फिर हम बाद में क्विज रखेंगे। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला आपका जो पीडीएफ है और जो पीपीटी है वो देख लेना मूडल पे है कि नहीं। बुक तो आपके पास पहले ही है, तो बुक में से आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है और पीडीएफ में डाल दूंगा। तो अभी आपको मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, यही टाइम आप यूटिलाइज करें एज अ सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। और स्ट्रेचिंग को आप दोबारा से एक दफ़ा पढ़ें और फिर पढ़ें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती देन वी कैन डिस्कस इट, ठीक है, एंड वी कैन डिस्कस इट ऑन इवन ऑन जूम इफ यू वांट। आई एम हियर इन द कैंपस। तो ये आपके 3 यूनिट्स हैं जी। इसके अलावा अगर कोई बात आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी अपना इधर है अरीशा, आज नजर नहीं आ रही। अरीशा आई नहीं आज अरीशा। अच्छा अहमद, ये 16 स्टूडेंट्स आए हैं तो इनकी अटेंडेंस मुझे भेज दें। और अटेंडेंस ओके सर। आपने ऐसे भेजनी है कि अटेंडेंस में आपने जो नीचे होता है ना सीसी, उसका क्या मतलब होता है? सर सीसी हाँ, कार्बन CC का कॉपी। क्या? कार्बन कॉपी। उसकी आपने जो कार्बन कॉपी है वो पूरी क्लास को कर देनी है, ताकि कल को कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि मैं तो आया था तो मेरा नाम ये सीआर ने पॉलिटिक्स करके मेरा नाम निकाल दिया। और ओके सर। वो सीसी आप देख लो कि जो मैं आपको ईमेल्स करता हूँ पूरी क्लास को, आपके बैच को स्पेशली, उधर से आप कॉपी पेस्ट करो अटेंडेंस कॉन्टैक्ट्स कॉपी पेस्ट करो टू मी, और उसमें कार्बन कॉपी कर दो पूरी क्लास को। और उसमें आज जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिख दो। एब्सेंट्स के लिख दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर तो आप आज प्रेजेंट हो। ठीक है जी। तो ओके दैट सर। इज़ योर एंड ऑफ सेशन। इफ यू स्टिल नीड एनी गाइडेंस तो आई एम हियर, यू कैन कॉल मी एंड वी कैन कम ऑनलाइन एट एनी टाइम ऑन जूम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।